हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 5वां, ठीक है, समांतर श्रेणियाँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो उसी अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी, ठीक है, उसी को हम शॉर्टकट में एपी कहते हैं। तो इसी चैप्टर का जो प्रश्नावली है 5.1, ठीक है, इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। एकदम आसान तरीका बताऊंगा, बस इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो ये आपका ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, ठीक है। अब सूची क्या है, एपी कैसे हम जानेंगे कि सूची हमारा एपी है। तो ये सारा चीज़ के लिए आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में इसको समझिए। इसका मतलब ये है कि कोई कहीं पर है कि कोई टैक्सी है, ठीक है, उससे अगर हम 1 किलोमीटर टैक्सी से बैठ करके 1 किलोमीटर अगर जाते हैं तो हमें 15 रुपये किराया देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 1 किलोमीटर से अधिक अगर जाना पड़ा, ठीक है, मान लीजिए 2 किलोमीटर तक जाना पड़ा, तब आपको क्या करना है, 15 में और 8 रुपये जोड़ करके इस टैक्सी वाले को देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर। तो अगर इसमें क्या है, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हो रही है, 15 रुपये से, ठीक है। तो आपको अगर कहीं पर भी टैक्सी से 1 किलोमीटर के रेंज में कहीं पर भी जाना है तो 15 रुपये देना पड़ेगा। अगर 1 किलोमीटर के रेंज से आप बाहर जाते हैं तब आपको 8 रुपये और जोड़ करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए 2 किलोमीटर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 8 आपका 23 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से 3 किलोमीटर अगर जाना होगा तो इसमें और 8 जोड़ देंगे तो आपका 31 हो जाएगा। 4 किलोमीटर जाना होगा तो आपको इसमें और जोड़ देंगे 39 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये बढ़ता जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से आते हैं कि इसमें ये आपका पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और भी अगर आगे लिखे होते तो 5वां 6वां ऐसे पद हो जाता है, ठीक है। तो देखिए पहला पद को हम लिखते हैं ए से, ठीक है। ए से लिखिए या फिर आप A1 लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पर दूसरे पद को हम लिखते हैं A2, तीसरे को लिखते हैं A3, चौथे को लिखते हैं A4। इसी तरीके से ये लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको, जैसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। ऐसे अगर कर देंगे तो फिर आपका नंबर कटेगा, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए इसमें पहला पद आपका ए बराबर क्या है, 15 है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच का, इसके बीच का हम अंतर निकालेंगे। अगर अंतर सेम है, ठीक है, तब कहेंगे कि एपी है। और हाँ, एक चीज़ और कि इसमें पूछ रहा था ना सूची क्या है, तो ये इसी को हम कहते हैं सूची, ठीक है ना, इसी को हम सूची कहते हैं। अब हमें बताना है कि ये वाला सूची एपी है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तो क्यों है ये भी हम बताएंगे। तो एपी है कि नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डी निकालेंगे, ठीक है। तो सार्व अंतर एक होता है, सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर, इसी को शॉर्टकट में हम लोग इंग्लिश में डी कहते हैं, ठीक है। सार्वंतर कहीं पर, सार्वंतर का मतलब होता है इन दोनों के बीच के दूरी, ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर निकालना, ठीक है। तो चलिए डी निकाल लेते हैं। तो डी बराबर में होता है आपका A2 माइनस का A1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो A2 कौन सा है, तो ये वाला A2 है, तो इसको मान रख देंगे। तो यहाँ पर 23 माइनस का A1 क्या है, 15। अब इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8, ठीक है। ये पहला काम हो गया। तो ये हमने पहला डी निकाल लिया। अब इसके बाद से इसी तरीके से D2 भी निकाल लेंगे। तो D2 कौन सा है, तो इसमें आपको हमने A2 और A1 इन दोनों के बीच में हमने 8 निकाल लिया। अब A2 और A3 इन दोनों के बीच में निकालना है। तो सबसे पहले A3 लिखेंगे, उसके बाद से A2, जैसे यहाँ पर ये वाला बड़ा वाला लिखे थे उसके बाद छोटा वाला ना, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी। तो A3 आपका 31 और यहाँ पर A2 आपका 23, इसके बीच का भी 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखा कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है, जो D है, वो बराबर है। तो जब D बराबर है तो कहेंगे कि AP है, ठीक है। तो बस यही आपका लिख देंगे कि AP है, ठीक है, क्योंकि
इसका सर्वांतर समान है। यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला है। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, बेलन मतलब क्या, सिलेंडर। ठीक है, तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। अब इस चीज़ को देखिए, पहले इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सबसे पहले जैसे कि सपोज करिए कोई बेलन है। ठीक है, बेलन मतलब कोई सिलेंडर है। आपने अगर गाड़ी वाड़ी में हवा भरने वाला एक होता है तो किस तरीके का, एक इस तरीके का एक सिलेंडर, बड़ा भारी का सिलेंडर रखे होते हैं। ठीक है, इसी में हवा होता है। ठीक है, और इसी में से क्या करते हैं, एक पाइप निकली होती है। ठीक है, और उसी पाइप को ले जा करके और ट्यूब में लगा देते हैं और इसी में से हवा भर जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्या कहता है कि इस बड़े वाले सिलेंडर में से, ठीक है, एक बार जब इस वाले पाइप को ट्यूब में जब लगाया जाता है तो एक बार में इस पूरे सिलेंडर में जितना भी हवा है उसका 1/4 भाग इस ट्यूब में हवा भर देता है। ठीक है, मतलब कि इसमें से पूरे सिलेंडर में से 1/4 भाग हवा बाहर निकाल देता है। ठीक है, ख़त्म कर देता है एक मतलब कि ट्यूब को भरने में। ठीक है, उसी प्रकार से अब दूसरी बार क्या हो गया, 1/4 भाग तो निकल चुका है हवा। ठीक है, अब सिलेंडर में जितना भी बचा है फिर अगर दोबारा किसी ट्यूब में भरेंगे तो कहता है कि फिर से जितना भी इसमें हवा बचा है उसका 1/4 भाग फिर ये बाहर निकाल देगा। ठीक है, मतलब कि जितनी बार हम ट्यूब में हवा भरेंगे जितना भी बचा रहेगा सिलेंडर में हवा उसका 1/4 भाग एकदम से बाहर निकाल देगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब आइए इसी चीज़ को हम क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि सबसे पहले इसमें कह रहा है कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। अब हमें ये चीज़ नहीं मालूम है कि उस सिलेंडर में हवा है कितना, बस ये चीज़ मालूम है कि जितना भी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ कैसे होगा, तो हम मान लेंगे कि बेलन में कितना हवा है। तो देखिए इसमें बार बार हमें 4 से ही भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 1/4 भाग निकालना है, मतलब कि हमें भाग करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही संख्या लेंगे कि 4 से भाग करें तो वो इजीली कट जाए। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि लिखेंगे कि माना बेलन में उपस्थित हवा, तो बेलन में उपस्थित हवा हम मान लेते हैं 64। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो 64 हमने इसलिए ले लिया कि ताकि 4 से जब इसमें हम भाग करें तो ये इजीली कट जाए। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया, बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा है वो 64 है। ठीक है, टोटल इसमें 64 जो इसका हवा की जो मात्रा है वो टोटल हमने 64 मान लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब कह रहे हैं ना कि जितना भी हवा है अगर एक ट्यूब को भरेंगे तो उसका 1/4 भाग, टोटल हवा का 1/4 भाग निकाल देगा। तो लिखेंगे कि बाहर निकला हवा है उसका 1/4 भाग। तो इस तरीके से हम कर देंगे 16 चौका 64, तो आपका आ जाएगा 16। ठीक है, इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद से अब दूसरे वाले में अगर ले जाएंगे तो दूसरे बार में कितना हमें बचा है, दूसरे बार सिलेंडर में 16, इसकी जो सिलेंडर में जो भी बचा है मान लीजिए 16 किलो है। ठीक है, हवा जो है वो टोटल आपका इस समय 16 किलो है। तो अब लिख देंगे कि अब बेलन में उपस्थित हवा 16 किलो है। ठीक है, तो बाहर फिर इसमें क्या कहता है कि जितना भी है उसका 1/4 भाग निकल जाएगा बाहर। तो लिख देंगे कि बाहर निकला हवा, तो 16 किलो है उसका 1/4 भाग, तो 4 चौका 16। ठीक है, 4 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद से 4 आ गया। अब फिर जब तीसरे ट्यूब में जब हवा भरेंगे तो क्या कहता है, जितना भी बचेगा उसका 1/4 भाग उसमें क्या बाहर निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि बेलन में उपस्थित हवा, तो 4 है। ठीक है, अब इसमें से इस समय क्या है, इसका जो मान लीजिए आप 4 किलो बचा है। ठीक है, तो बाहर फिर से तो निकलेगा, तो लिखेंगे बाहर निकला हवा, तो निकल जाए क्या 4/4 बराबर में 1। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पर हमने 3 वैल्यू निकाल रखा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे 16, दूसरा 4, तीसरा 1। इसी तरीके से आप और भी निकालना चाहें तो और भी आपका माइनस में आएगा। ठीक है, और भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना मन चाहे उतना आप निकाल सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर पहला पद हमारा 16 है, ठीक है। अब इसका हम डी निकालेंगे, तो D1 बराबर में क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1, ठीक है। तो A2 आपका है कितना, 4, A1 आपका है 16। अब इसको हम घटा देंगे तो माइनस का आ जाएगा 12, ठीक है। अब D2 भी निकाल लेते हैं, मतलब कि इसके और इसके बीच का, तो A3 माइनस का A2, तो A3 कितना है, तो 1 2 3, 1 है, यहाँ पे कर लेते हैं 1, और A2 कितना है, 4 है, माइनस का 4। अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब देखिए यहीं से इसका D क्या है, पहले तो माइनस का 12 आया था, दूसरे बार में माइनस का 3 आ गया, मतलब कि अलग अलग आ रहा है, तो लिखेंगे AP नहीं है, AP नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें सिंपल मतलब ये है, कह रहा है कि जब 1 मीटर खोदा जाता है, ठीक है, तब उसमें टोटल क्या होता है, 150 रुपये लगता है, ठीक है। 1 मीटर जब कुआं खोदा जाता है तो 150 रुपये उसमें लगता है, ठीक है। बाद में जितना गहरा होता है, कह रहा है कि 50-50 रुपये हर मीटर पे बढ़ता जाता है, मतलब कि 1 मीटर जब खोदा तो 150 रुपये लगा, 2 मीटर जब पहुंचा तो 150 तो लगा, 50 और लग गया, ठीक है। तो इस बार क्या लगा, 200 लग गया, ठीक है। जब 3 मीटर पे पहुँचे तो 200 लगा था, 50 और लग जाएगा, 250 लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जितना अंदर तक खोदेंगे उतना ये क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा इसका रुपए, ठीक है। तो हमें अब ज़्यादा मतलब नहीं है, बस 3 इतना ज्ञात कर लिए बहुत है। तो A बराबर में आपका 150 हो गया, ठीक है। तो हमें D निकालना है, तो D1 कर लेंगे, तो A2 माइनस का A1 कर लेंगे। A2 कितना है, 200, A1 कितना है, 150, बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। अब D2 भी निकाल लेंगे, D2 में ये A2 और A3 में निकालना है, तो A3 माइनस का A2 कर देंगे, तो A3 आपका 250 है और A2 आपका 200 है, तो आपका हो जाएगा टोटल 50, ठीक है। तो इसमें D की वैल्यू जो है वो आपका समान है, तो जब D की वैल्यू समान है तब हम क्या कहेंगे कि ये वाला क्या है, ये क्वेश्चन हमारा AP है, ठीक है। तो लिखेंगे कि AP है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसका सर्वांतर समान है। लिख देने और यही आपका सिंपल सा आंसर है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ये 4th नंबर है, ठीक है। इसमें देखिए कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि का 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। अब देखिए क्या किया है ना कि इस क्वेश्चन को एकदम से घुमा दिया है। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि कोई व्यक्ति है जो कि अपने खाते में 10,000 रुपये को 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसका ये हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब ये होता है कि मूलधन और ब्याज को मिला करके मिश्र धन बनता है, ठीक है। इसी को हम अमाउंट कहते हैं। तो हमें क्या करना है कि प्रत्येक वर्ष का अमाउंट निकालना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, ठीक है। तो ब्याज और मूलधन को मिला करके ही मिश्र धन बनता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि 10,000 है ना, तो आपको लिखना है इस तरीके से 10,000, ठीक है। गुणे में 8% है, तो 8 और प्रतिशत के लिए हम नीचे 100 लगा लेंगे, इससे हमारा कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 800। तो पहले साल में जो ब्याज बना वो 800 बना, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि जो भी ब्याज बना, मूलधन हमारा 10,000 है, तो इस मूलधन में हम जोड़ देंगे और फिर उसका हम 8% निकालेंगे। ये काम चक्रवृद्धि ब्याज में होता है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए जो आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है उस वाले वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ चक्रवृद्धि ब्याज वाला मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम 10,000 में जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10,800 गुणे फिर इसका 8%, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 8 64 का, ये आपका हो जाएगा 4, फिर 0 तो हो जाएगा 6, 8 1 9 8।
दूसरे साल में कितना मिल गया 864, ठीक है। अब इसके बाद से अब चाहे तो और भी आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले साल का ब्याज निकाल दिया, ये दूसरे साल का ब्याज हो गया। अब इस दूसरे साल के ब्याज को क्या करेंगे 10,800 में फिर से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 11,064, ठीक है। ये आपका 11,000, ये हो जाएगा 4, उसके बाद से 6, 8 8 16 का 6, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। अब इसका फिर से हम 8% निकाल देंगे, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पर आपका दशमलव आ जाएगा, ठीक। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 चौका 32 का 2, 8 छके 48 और 3 आपका हो जाएगा 51 का 1, और उसके बाद से 8 छके 48 और 5 53 का आपका हो जाएगा 3, फिर उसके बाद से 8 एका नम 8 और 5 13 का 3 और 8 एका नम 8 1 9, दशमलव 2 अंक के बाद है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। तो ये आपका तीसरे वर्ष का ब्याज निकल गया, ठीक है। अब देखिए इसी चीज़ को हम लिख देंगे। पहले वर्ष में हमारा मिला था 800, दूसरे वर्ष में 864, तीसरे वर्ष में 900.12। तो ए बराबर में आपका है 800, ठीक है। तो क्या डी बराबर में D1 बराबर लिखिए या फिर डी बराबर, तो डी बराबर निकालेंगे A2 माइनस का A1, तो A2 आपका है 864 और फिर 800, तो आपका हो जाएगा 64, ठीक है। पहले साल का जो अंतर है इन दोनों के बीच का ये 64 है। अब इसके बीच का निकालेंगे तो आपका हो जाएगा D2 में A3 माइनस का A2, तो A3 क्या है 935.12 माइनस का 864, ठीक है। अब इसको जब हम घटाएंगे तो ये कितना आपका हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, फिर 13 में से 6 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, फिर 8 से 8 0 बचेगा, फिर इधर दशमलव में 1 2। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया, पहले तो आपका 64 आया था, दूसरा आपका 71.12 आ गया। तो ये क्या है डी आपका मतलब कि सार्वंतर समान नहीं है, तो लिख देंगे कि AP नहीं है। बस यही आपका देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। इसमें देखिए कह रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है, ठीक है। A और D का मान यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है कि 4 पद और बताइए। पहला पद तो दिया हुआ है और दूसरा तीसरा और चौथा, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम 2 मेथड से हल कर देते हैं, ठीक है। पहला शॉर्टकट है और दूसरा है उसको हम फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्मूले से करेंगे तो इसमें नंबर कटने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा, शॉर्टकट में करेंगे तो वहाँ पर आपको नंबर कट सकता है। तो देखिए पहला पद तो दे रखा है, ठीक है। A1 मान लीजिए ये आपका दे रखा है। A2 निकालने के लिए लिखते हैं A प्लस D, और यहाँ पर जितना भी होता है उसमें से एक कम करके और D में हमेशा गुणा कर देंगे, तो 2 है तो 1 से, ठीक है। अब A का मान क्या है 10, D का मान क्या है 10 गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 से रह जाएगा, तो ये आपका 20 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। A3 का A लिखेंगे प्लस का D लगाएंगे, एक कम कर देना है मतलब कि 2 से गुणा कर देंगे, तो 10 प्लस का 10 गुणे 2, तो 10 दूना 20 और 10 30 बराबर में आपका 30 हो जाएगा। A4 जब लिखेंगे तो A प्लस में D गुणे में 4 है मतलब कि 3 से, तो हो जाएगा A का मान 10, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस में D का मान 10 गुणे 3, तो ये कितना 30 से 10 40 हो जाएगा। सिंपल है आपका, यही आपका निकालना था, ठीक है। नीचे आपको इस तरीके से लिख देना है कि पहला आपका 10 है, दूसरा आपका 20, तीसरा आपका 30, चौथा आपका 40। बस ये आपका आंसर हो गया, सिंपल है। अब इसके बाद से यहाँ पर देखिए कि ये वाला कैसे लगेगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको सेम वही काम करना है कि जो भी यहाँ पर दिया होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने किया क्या है कि इसमें जो भी था, जैसे कि पहला पद था तो पहला पद में हमने क्या किया 10 को जोड़ दिया है तो 20 हो गया। अब 20 में फिर हमने इसी 10 को जोड़ा है 30 हो गया, 30 में फिर इसी 10 को हमने जोड़ दिया 40 हो गया, 40 में इसी 10 को जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, पाँचवा पद निकल जाएगा।
इसी तरीके से ये वाला, ठीक है। आइए शॉर्टकट से इसको बताते हैं। तो माइनस का 2 है तो माइनस का 2, पहला पद माइनस का 2 हो गया। अब -2 में 0 को जोड़ेंगे तो ये माइनस का 2 ही रह जाएगा, ठीक है। फिर इस -2 में 0 को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 2, यही इसका टोटल आंसर आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग इस विधि से हल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा A1 तो दिया हुआ है, A2 बराबर में A प्लस में D गुणे में 1, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस का, यहाँ पर क्या है माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 गुणे में 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 रहेगा, प्लस माइनस जब गुणा होगा तो माइनस का 3 रहेगा, तो 4 और माइनस का 3 और गुणे 1, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से A3, तो A प्लस में D गुणे का 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, प्लस में D का मान माइनस का 3 गुणे का 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, माइनस का 6 और प्लस का 4, तो ये वाला बड़ा है ना, माइनस का 6 है, तो जब घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से A4, तो A4 में A प्लस में D और गुणे 4 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो A का मान कितना है 4 है, D का मान कितना है माइनस का 3 है, और यहाँ पर ये 3 है, तो 3, तो 3 3 का 9, माइनस का 9 में से 4 को जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा 4, 1, माइनस का 2 और ये माइनस का 5, ये आपका यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं शॉर्टकट से कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि हमेशा इस वाले को हमेशा इसमें जोड़ना है, ठीक है, इसमें नहीं, जो भी वैल्यू नया नया वैल्यू आएगा उसमें जोड़ना है। तो पहला पद तो यहाँ पर है, ठीक है। तो दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, A2 बराबर में क्या हो जाएगा, तो -1 है और 1/2 इसमें हमें जोड़ना है, ठीक है, प्लस का 1/2। अब जब हर बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है, A2 बराबर में। अब A3 बराबर में इसको उठाएंगे माइनस का 1/2, अब इसमें ये वाला जोड़ देना है प्लस का 1/2, तो इससे आपका ये प्लस में एक माइनस में तो आपका 0 हो जाएगा। अब इसके बाद से A4 बराबर में तो 0 आया था तो 0 लिखेंगे। अब इस 0 में इसको जोड़ना है, ठीक है, हमेशा उसी को ही जोड़ना है, जो भी नया नया वैल्यू मिलेगा उसमें इस D के वैल्यू को जोड़ना है, तो 1/2 हो जाएगा, बस यही आपका 4 हो गया। पहला आपका पद माइनस का 1/2, 0 फिर 1/2, यही आपका सिंपल आंसर। वही यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसको भी शॉर्टकट से ही करते हैं, ठीक है। पहला पद तो दिया हुआ है, दूसरा पद हमें लिखना है। हमने क्या बताया था कि इसको हमेशा इसमें जोड़ना है, ठीक है, जो भी नया वैल्यू मिलेगा उसमें। तो माइनस का 1.25, ये भी माइनस में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर ये वाला माइनस क्या हो जाएगा माइनस से हो जाएगा, माइनस का 0.25, ठीक है। तो इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है कि दशमलव के इधर वाला और दशमलव के इधर वाला जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले दशमलव के इधर वाला आपका माइनस का 1 रहेगा, फिर दशमलव के इस साइड वाला दोनों जोड़ेगा तो 25 25 50 हो जाएगा, दशमलव के 50, ठीक है। तो 1.50, ठीक है, माइनस का A3 बराबर में, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, ये नया वाला वैल्यू मिला है तो माइनस का 1.50 और उसके बाद से इस वाले को इसमें जोड़ देना है, तो माइनस का 0.25, तो कितना हो जाएगा, दशमलव की इधर 50 है, दशमलव की इधर 25 है, तो 75 हो जाएगा, ये आपका 75 हो गया, दशमलव लगा लेंगे। अब दशमलव की इधर 0 है, दशमलव की इधर -1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस, जब जुड़ेगा तो माइनस का 1 ही रह जाएगा। अब A4 बराबर में, तो इसमें क्या है, नया वाला हमें वैल्यू मिला है माइनस का 1.75, अब इसमें इसको जोड़ देना है तो माइनस का 0.25, ठीक है। तो बराबर में क्या हो जाएगा, दशमलव की इधर 75 है और 25 आपका हो जाएगा 100, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
100, ठीक है। अब दशमलव के इधर क्या है 0, 0 जब इसके साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस का 1 के रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका मामला थोड़ा सा फंसेगा, क्योंकि दशमलव कितने अंक के बाद है, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 अंक के यहाँ पर दशमलव आएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तो यही वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। नहीं समझ में, मैं आपको करके दिखा दूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। तो माइनस का 1.75 और फिर माइनस का 0.25, ठीक है। 5 में 10 का 0, 7 दूना 1 हंसिलिया बचा था, 10 का 0 हासिल बचा 1 और ये वाला हंसिलिया आपका हो जाएगा कितना, माइनस, तो सबसे पहले इसको हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस से में तो मतलब कि जुड़बे करेगा, तो ये माइनस बैठ गया, तो 1.2 अंक के बाद ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आपका यही वाला आंसर आ जाएगा। तो चारों पद हमने निकाल दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में हल करने वाले हैं।